तो बच्चों, आज का हमारा लेक्चर इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 4। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट आखिर क्या होता है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पावर, उसकी बात करने वाले हैं। और साथ में आज हम बात करने वाले हैं रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 4। सबसे पहले अगर बात करें व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट आखिर हमारा क्या होता है। तो बच्चों, अगर बात करें इलेक्ट्रिक सर्किट की, इलेक्ट्रिक सर्किट हमारा एक क्लोज कंडक्टिंग पाथ होता है जिसमें कोई भी हमारा इलेक्ट्रिक एप्लियंस, फैन, कूलर, टीवी जो कि कनेक्ट रहता है किसी बैटरी से या किसी सेल से। तो बच्चों, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट हमारा एक क्लोज कंडक्टिंग पाथ होता है जिसमें कोई भी हमारा लैंप या कोई भी हमारा बल्ब या इलेक्ट्रिक एप्लियंस जो कि किसी बैटरी से या कोई भी हमारा सोर्स हो सकता है उससे कनेक्ट रहता है। ऐसा क्लोज कंडक्टिंग पाथ बच्चों हमारा बन जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर बात करें डेफिनेशन की, इट इज़ आ क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ कंटेनिंग एन इलेक्ट्रिक एप्लियंस कनेक्टेड विद अ सोर्स ऑफ सेल या बैटरी। इलेक्ट्रिक सर्किट आर मेनली टू टाइप्स। तो इलेक्ट्रिक सर्किट हमारा एक क्लोज कंडक्टिंग पाथ होता है, जैसा कि यहाँ पे शो किया गया है, क्लोज कंडक्टिंग पाथ कंटेनिंग एन इलेक्ट्रिक एप्लियंस। इलेक्ट्रिक एप्लियंस हमारा कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, लैंप, बल्ब जो कि कनेक्ट रहता है सोर्स से, जैसे कि सेल या बैटरी। ऐसा क्लोज कंडक्टिंग पाथ बच्चों हमारा बन जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट बच्चों हमारा टू टाइप्स का होने वाला है। सबसे पहला ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सेकंड क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर बात करें ओपन की, ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता, ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट बच्चों हमारा बन जाता है ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर बात करें फिगर की, जैसे कि फिगर में अगर बात करें, कोई भी लैंप जो कि बैटरी से कनेक्टेड है और इसमें वोल्टेज है बच्चों हमारा V। यहाँ पे जो हमारा वायर है ये की से, ये जो हमारा वायर है ये की से कनेक्ट नहीं है, तो सिंपली यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा और ऐसा सर्किट हमारा बच्चों बन जाता है ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ऐसा सर्किट जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ना करे वो बन जाता है ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर जाता है बच्चों तो वो बन जाता है हमारा क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर हमारी ये की या कह सकते हैं वायर की से कनेक्टेड है तो इसमें बच्चों हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा और ऐसा सर्किट बच्चों हमारा बन जाता है क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ना करे तो बच्चों बनता है ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर जाता है तो बच्चों बन जाता है क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट। दो तरह के हमारे सर्किट होते हैं, नंबर फर्स्ट ओपन एंड नंबर सेकंड क्लोज्ड। अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ना करे तो ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट, अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे तो क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट। तो बच्चों, बात करें इलेक्ट्रिक सर्किट की, अगर इसको रिवाइज करें तो एक हमारा क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ होता है जिसमें कोई भी हमारा इलेक्ट्रिक एप्लियंस जैसे कि बल्ब या लैंप जो कि कनेक्ट रहता है किसी सोर्स से या तो सेल या बैटरी, ऐसा क्लोज कंडक्टिंग पाथ हमारा बन जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट मेनली हमारे टू टाइप्स के होते हैं, नंबर फर्स्ट ओपन एंड नंबर सेकंड क्लोज। अगर इलेक्ट्रिक करंट किसी भी सर्किट में फ्लो ना करे वो बन जाता है ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है वो बनता है क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट। तो अगर चाहो तो आप इसका ले सकते हो स्क्रीनशॉट। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, साथ में आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सको। इसके बाद है बच्चों हमारा रेजिस्टिविटी, जिसका दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अगर बात करें रेजिस्टिविटी की, इसका साइन हमारा होता है ये। तो बच्चों हम इसको डिनोट करते हैं रो से, जो कि हमारा इस तरीके का थोड़ा सा ये साइन होता है, इसको कहते हैं रो, और जो कि सिंबल होता है रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। तो बच्चों सबसे पहले अगर बात करें, कोई भी रेजिस्टेंस होता है किसी कंडक्टर का, ये डिपेंड करता है लेंथ पे उस कंडक्टर की। सिंपली द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर अगर हमारा होता है, जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो उसकी लेंथ पर डिपेंड करता है। सिंपली आर प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमने आपको लेक्चर नंबर सेकंड में भी बताया, सेकंड थर्ड में, कि जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का वो लेंथ पर डिपेंड करता है। सिंपली इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड केस, जो रेजिस्टेंस होता है बच्चों वो इनवर्जली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का। सिंपली लिख सकते हैं आर इनवर्जली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। फर्स्ट डिपेंड करता है लेंथ पे, सेकंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। सिंपली आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, या लिख सकते हैं आर जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है 1 एरिया। इक्वेशन नंबर सेकंड हमने इसको बनाना है। सिंपली क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट को और सेकंड को, तो यहाँ से सिंपली बन जाएगा आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन एरिया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आर प्रोपोर्शनल एल, सिंपली आर प्रोपोर्शनल 1 एरिया, दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया और बच्चों बन जाता है आर प्रोपोर्शनल लेंथ अपॉन एरिया। सिंपली जब भी हम इस साइन को हटाते हैं तो बच्चों हटाने के लिए कोई भी कांस्टेंट का यूज़ करते हैं। सिंपली यहाँ पे लेने वाले हैं रो, जो कि होता है रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सिंपली आर बराबर रो एल अपॉन एरिया और रेजिस्टेंस जिसकी एसआई यूनिट बच्चों होती है ओम। हमने आपको लेक्चर नंबर सेकंड में बताया कि रेजिस्टेंस जिसकी एसआई यूनिट बच्चों हमारी होती है ओम। अगर बात करें रेजिस्टिविटी, सिंपली रो बराबर ए ऊपर जाएगा आर इंटू ए और एल अपॉन में आएगा, सिंपली रो बराबर आर ए अपॉन एल, जो कि होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। अगर बात करें इसके यूनिट की, रेजिस्टिविटी जिसकी एसआई यूनिट बच्चों होती है ओम मीटर, और ये हमारा होता है रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो किस तरीके से हमने किया, सिंपली सबसे पहले अगर बात करें रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसको डिनोट करते हैं रो से, और बच्चों इसकी एसआई यूनिट होती है ओम मीटर। सिंपली सबसे पहले जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का वो लेंथ पर डिपेंड करता है, सेकंड एरिया पे डिपेंड करता है, या कह सकते हैं रेजिस्टेंस जो होता है किसी कंडक्टर का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड हमने इसको बनाया। सिंपली क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं, आर प्रोपोर्शनल लेंथ अपॉन एरिया। इसके बाद इस साइन को हटाने के लिए कोई भी कांस्टेंट का यूज़ हम कर लेते हैं। सिंपली यहाँ पे लेने वाले हैं रो, और जो कि होता है रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सिंपली वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी विच इज़ इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल, रो बराबर आर ए अपॉन एल। अगर बात करें इसके यूनिट की बच्चों तो यूनिट होती है ओम मीटर। तो पहले आप लो स्क्रीनशॉट, फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि आपकी डेफिनेशन हमारी रेजिस्टिविटी की कैसे बनती है और किस तरीके से फाइंड आउट होती है। तो आई होप कि आपने लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो बच्चों फॉर अ कंडक्टर, अगर कोई भी कंडक्टर है हमारा, उसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर और उसका एरिया अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तब अगर वहाँ पर हम अगर वैल्यू रखते हैं रो बराबर आर ए अपॉन एल बराबर, अगर एरिया तो बच्चों हो हमारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ किसी भी कंडक्टर की 1 सेंटीमीटर, सिंपली जो रो है वो बराबर आता है कैपिटल आर के, या रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस। अगर बात करें डेफिनेशन किस तरीके से लिखना होता है, इफ़ द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर इज़ 1 सेंटीमीटर, अगर किसी भी कंडक्टर की लेंथ 1 सेंटीमीटर हो एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज़ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर एरिया किसी कंडक्टर का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, देन रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस। देन रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी, क्योंकि दोनों हमारे बराबर आते हैं, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी या रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस। तो अगर इसमें क्या होता है, सिंपली अगर बात करें, अगर किसी कंडक्टर की लेंथ 1 सेंटीमीटर हो, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तब जो रेजिस्टिविटी है बच्चों वो रेजिस्टेंस के बराबर आती है, सिंपली रो बराबर कैपिटल आर। इफ़ द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर इज़ 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज़ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज़ इक्वल टू रेजिस्टिविटी। अगर किसी भी कंडक्टर की लेंथ बच्चों 1 सेंटीमीटर, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, सिंपली जो रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टेंस के बराबर आती है, तो ये हमारा इसके बराबर हो जाता है। तो ये हमारी डेफिनेशन। अब बात करते हैं कि जो रेजिस्टिविटी है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है। सबसे पहले अगर बात करें, आप इसको स्टार पॉइंट बना के लिख सकते हो, जो बच्चों रेजिस्टिविटी होती है किसी कंडक्टर की वो लेंथ पे, शेप पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करती। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाना कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे अभी हमने आपको बताया डिपेंड करती है बच्चों, वो था रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती। तो रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ, शेप एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर बात करें एग्जाम्पल की, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉपर वायर लेते हैं और दूसरा है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉपर वायर, दोनों की जो रेजिस्टिविटी होगी बच्चों वो हमारी सेम होती है, सिमिलर होती है, क्योंकि जो रेजिस्टिविटी है वो
ना ही तो लेंथ पर डिपेंड करती है, ना ही वायर के या कंडक्टर के शेप पर डिपेंड करती है, और ना ही एरिया पर डिपेंड करती है। अगर बात करें रेजिस्टेंस की तो बच्चों रेजिस्टेंस लेंथ पर भी डिपेंड करता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है, लेकिन रेजिस्टिविटी इन पर डिपेंड नहीं करती। या तो 10 सेंटीमीटर का वायर हो या 20 सेंटीमीटर का हो, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दोनों वायर की रेजिस्टिविटी बच्चों समान होती है। अगर बात करें सेकंड पॉइंट की, जो रेजिस्टिविटी होती है बच्चों वो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल और कभी कभी टेम्परेचर पर भी डिपेंड कर जाती है, तो आपको ये पॉइंट लिखना होता है। अगर बात करें क्वेश्चन में, क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में ऑन विच फैक्टर्स रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, तो सिंपली आपको लिखना होता है नेचर ऑफ मटेरियल एंड कभी कभी क्या होता है कि टेम्परेचर पर डिपेंड कर जाती है। अगर क्वेश्चन पूछे कि शेप पर, लेंथ पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है, तो आपको लिखना है डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ, शेप एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर 10 सेंटीमीटर का वायर हो या उससे ज़्यादा का हो, दोनों वायर की रेजिस्टिविटी बच्चों सेम होती है। अगर बात करें रेजिस्टेंस की तो बच्चों हमने आपको बताया लेक्चर नंबर 2 में कि जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है लेंथ पे, लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल। वो 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है, लेंथ, एरिया, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। लेकिन रेजिस्टिविटी केवल नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। तो सिंपली आप पहले आप लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की बच्चों, जो कि होने वाला है इलेक्ट्रिक पावर, और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो गाइस इसके बाद है हमारा इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल P से। अगर बात करें व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक पावर, इट इज़ द रेट। ये हमारा एक रेट होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर वर्क डन अपॉन टाइम, जिसको हम कहते हैं या कह सकते हैं कि वर्क डन अपॉन टाइम, जो कि बच्चों बराबर आता है पावर के। इट इज़ द रेट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम। किसी भी कंडक्टर के अंदर पर यूनिट टाइम में जितना भी वर्क डन होता है उसका जो रेट होता है बच्चों वो हमारा बराबर होता है इलेक्ट्रिक पावर के। इलेक्ट्रिक पावर जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल P से, और इसकी SI यूनिट जो कि होती है वोट, वोट या जूल पर सेकंड, इसकी हमारी यूनिट SI यूनिट बन जाती है। तो पावर जिसको डिनोट करते हैं P से बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम, इसकी यूनिट वोट और जूल पर सेकंड। हमें पता है, हमने लेक्चर नंबर 3 में आपको बताया कि W जो कि बराबर होता है VIT के। अगर W की जगह सिंपली VIT रख दें तो पावर इक्वल्स टू W की जगह VIT और अपॉन में T से T कैंसिल बच्चों, सिंपली P बराबर V इंटू I, जो कि इसका सेकंड फॉर्मूला बन जाता है। पावर की हमारे आज हम 4 फॉर्मूले स्टडी करने वाले हैं जो कि न्यूमेरिकल्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। नंबर फर्स्ट, पावर जो कि बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम, सिंपली पावर इक्वल्स टू, अगर W की जगह VIT रखते हैं सिंपली VIT अपॉन T से T कैंसिल, क्योंकि लेक्चर नंबर 2 में हमने आपको बताया जूल्स लॉ फिटिंग में जो W होता है वो VIT के बराबर किस तरीके से आता है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप जाके उसको पूछ कर लेना। W बराबर VIT, अगर यहाँ से वैल्यू रखें अपॉन में T से T कैंसिल, पावर बराबर आता है V इंटू I, जो कि सेकंड फॉर्मूला बन जाता है पावर का। अगर बात करें यूनिट की बच्चों तो यूनिट होती है वोट या जूल पर सेकंड, और एक यूनिट हमारी यहाँ से भी बन जाती है V, जो कि होता है पोटेंशियल डिफरेंस, और जिसकी यूनिट होती है वोल्ट और इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर। इसके बाद अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, हमने लेक्चर नंबर 1 में बात की डिटेलिंग में ओम्स लॉ से V बराबर IR, सिंपली V की जगह IR रखेंगे यहाँ पे IR इंटू आई, तो I की पावर 1 और I की पावर 1 बच्चों हो जाएगी I की पावर 2 या I स्क्वायर और इंटू में R। तो तीसरा फॉर्मूला P बराबर I स्क्वायर R। अगर बात करें यूनिट की बच्चों तो यूनिट होती है वोट। इसके बाद अगर यहाँ से I की वैल्यू निकालें तो V अपॉन R, I बराबर V अपॉन R, I की जगह रखेंगे V अपॉन R, इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर इंटू में R। एक R से एक R हमारा कैंसिल होगा सिंपली, क्योंकि V अपॉन R का स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, एक R से एक R कैंसिल। तो बच्चों अगर आपको नहीं दिख रहा तो आप देख सकते हो सिंपली I बराबर V अपॉन R, अगर यहाँ से वैल्यू रखें I स्क्वायर मतलब V अपॉन R का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल R, V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है, सिंपली इंटू में R, एक R से एक R कैंसिल, सिंपली P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R, जो कि फोर्थ फॉर्मूला बन जाता है किसका, पावर का, और यूनिट होती है बच्चों हमारी वोट। एक बार और हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं ताकि इसको आप आसानी से लर्न कर सको। इलेक्ट्रिक पावर जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल P से। अगर बात करें व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर, किसी भी कंडक्टर के अंदर जो वर्क डन होता है पर यूनिट टाइम में उसका जो रेट होता है बच्चों वो बराबर होता है हमारे पावर के। इट इज़ द रेट ऑफ
वर्क डन पर यूनिट टाइम। किसी भी कंडक्टर के अंदर जो पावर होती है हमारी, वो एक रेट होता है उसका वर्क डन का पर यूनिट टाइम में, जो कि बराबर होता है पावर के। पी से डिनोट करते हैं, यूनिट होती है वोल्ट या जूल पर सेकंड। P बराबर W/T, एक फॉर्मूला हमारे यहाँ से बन जाता है। लेक्चर नंबर 3 में हमने बात की कि W बराबर होता है VIT यहाँ पे रखेंगे अपॉन T से T कैंसिल, पावर का सेकंड फॉर्मूला P बराबर V/I और यूनिट होती है बच्चों वोल्ट। इसके बाद अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V = IR, सिंपली यहाँ से वैल्यू रखेंगे, V की जगह IR, तो IR × I जो कि हो जाएगा I²R, और ये थर्ड फॉर्मूला बन जाता है किसका, पावर का, और बच्चों यूनिट होती है वोल्ट। इसके बाद I = V/R हमारा फॉर्मूला होता है, सिंपली I की जगह रखेंगे V/R, तो V/R का स्क्वायर इंटू R, सिंपली V²/R² इंटू R, एक R से एक R कैंसिल, और पावर का फोर्थ फॉर्मूला P बराबर V²/R और यूनिट होती है वोल्ट। और ये हमारे 4 फॉर्मूले बच्चों बन जाते हैं पावर के, जो कि न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो पहले आप लोग स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम बात करेंगे 1 वोल्ट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बन जाती है, क्योंकि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है कि व्हाट इज़ 1 वोल्ट। आई होप कि बच्चों आपने लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो बच्चों इसके बाद है व्हाट इज़ 1 वोल्ट, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बन जाती है। When the 1 एम्पियर करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, जब भी किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट अगर 1 एम्पियर होता है और पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होता है, तब जो पावर होती है बच्चों वो हमारी 1 वोल्ट बन जाती है। व्हाट इज़ 1 वोल्ट? व्हेन द 1 एम्पियर करंट इज़ फ्लोइंग, जब किसी कंडक्टर के अंदर 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है थ्रू, उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होता है, तब जो हमारी पावर होती है बच्चों वो 1 वोल्ट बन जाती है, या कह सकते हैं 1 वोल्ट। जब इलेक्ट्रिक करंट तो 1 एम्पियर हो किसी कंडक्टर के अंदर और पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होता है, तब हमारी पावर 1 वोल्ट कहलाती है, 1 वोल्ट के बराबर होती है। एक आपको स्टार पॉइंट बनाना है, 1 हॉर्स पावर जो कि बराबर होता है 746 वोल्ट। 1 हॉर्स पावर में 746 वोल्ट होते हैं। इसको एग्जाम में MCQ में या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू, तो बच्चों 1 हॉर्स पावर जो कि बराबर होता है 746 वोल्ट। तो बच्चों आज का लेक्चर केवल हमारे यहीं तक होने वाला है। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की, क्योंकि कंप्लीट चैप्टर या कह सकते हैं थ्योरेटिकल पार्ट हमारा कवर हो चुका है, केवल न्यूमेरिकल्स इसके हमारे रिमेनिंग है। न्यूमेरिकल्स का लेक्चर आने वाला है जल्द ही। तो गाइस तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग विवेक पाठशाला। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।